In last video, we have seen the principles of cognitive therapy, and before discussing about techniques of cognitive therapy, we'll see the goals. So the goals of cognitive therapy is first is monitor his or her negative automatic thoughts, recognize the connection between cognition, affect, and behavior, examine the evidence for and against distorted automatic thoughts, substitute more realistic interpretation for these biased cognitions, and learn to identify and alter the dysfunction beliefs that predispose him or her to distort experiences. तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं. ऑटोमेटिक थॉट्स वही है, कल हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी थॉट्स हमारी एकदम से किसी भी सिचुएशन के लिए हम रिएक्ट करते हैं बिना सोचे समझे, और जो नेगेटिव होती हैं जिन्हें हम कॉग्निटिव एरर्स भी बोलते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, मॉनिटर करना, किस अमाउंट कितनी बार आ रही है, किन किन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आ रही है. Then recognize the connection between cognition, affect and behavior. Cognition मतलब थिंकिंग की बात करें, इफेक्ट मतलब हम इमोशनल रिस्पॉन्स की बात करें, तो आपकी सोच उसकी वजह से आपका इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल रिस्पॉन्स, और फिर आपका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से कनेक्टेड है, बिहेवियर इमोशंस की वजह से है, थिंकिंग की वजह से, वो उसको रिकॉग्नाइज करना. देन एग्जामिन द एविडेंस फॉर एंड अगेंस्ट डिस्टॉर्टेड ऑटोमेटिक थॉट्स. जितनी भी ये ऑटोमेटिक डिस्टॉर्टेड नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, इसके पीछे के एविडेंसेस आइडेंटिफाई करना, किस वजह से हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, क्यों ये हो रही है, तो वो सारी की सारी डिटेल्स को एग्जामिन करना. देन सब्स्टिट्यूट मोर रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन फॉर दीज बायस्ड कॉग्निशन. अब ये जो नेगेटिव ऑटोमेटिक डिस्टॉर्टेड ऑटोमेटिक थॉट्स है, जिसको हमने बायस्ड कॉग्निशन भी बोला है, इस बायस कॉग्निशन को चेंज करना रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन से, ताकि वो जहाँ पे नेगेटिव सोच रहा है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ले उस सिचुएशन के, उसके पीछे किसी भी सिचुएशन के पीछे के फैक्ट को, रीजन को आइडेंटिफाई करना. देन लर्न टू आइडेंटिफाई एंड ऑल्टर द डिसफंक्शनल बिलीव्स दैट प्रीडिस्पोज हिम और हर टू डिस्टॉर्ट एक्सपीरियंसेस. उसके जो डिस्टॉर्टेड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिसफंक्शन बिलीफ से, तो इन डिसफंक्शन बिलीफ्स को उसको बताना कि किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, कब पता चलेगा कि, या कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा कि डिसफंक्शन बिलीफ क्या है क्या नहीं है, और उनको चेंज कैसे करना. तो विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी these things we achieve or these things we do. So these are the goals of cognitive therapy. Next we'll see the techniques of cognitive therapy. Mainly there are three techniques. First is didactic educational aspect, cognitive technique, and third is behavioral intervention. Starting with the didactic educational aspect, इसमें एजुकेशनल टर्म ही आपको मेरे से एक आइडिया हो जाएगा. हमने स्टार्टिंग प्रिंसिपल में देखा था कि वी आर प्रोवाइडिंग दी एबिलिटी टू अ पर्सन सो दैट ही कैन आइडेंटिफाई हिज प्रॉब्लम एंड सर्च फॉर द सोल्यूशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो आप ये सिखाते हैं उसको कि वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करे, खुद अपने प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस ढूंढे. तो ये चीज़ भी आप कॉग्निटिव थेरेपी में सिखाते हैं ताकि उसको नेक्स्ट टाइम कभी भी इस तरीके की सिचुएशन दोबारा से फेस ना करनी पड़े. सो डिडैक्टिक एस्पेक्ट में आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. इसमें आप काफ़ी सारे थेरेपिस्ट इसमें कुछ चीज़ें यूज करते हैं, जैसे ऑडियो टेप्स हो गया या फिर वीडियो टेप्स हो गया. इनके थ्रू आप पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि किस तरीके से उसको अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, या फिर आप उसको असाइनमेंट्स भी दे सकते हैं जो कि उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट कॉग्निटिव टेक्निक्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका रिकॉग्नाइजिंग ऑटोमेटिक थॉट्स एंड स्कीमास. इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं किस तरीके से आप ऑटोमेटिक थॉट्स और स्कीमास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग. सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग के बाद आता है इमेजरी एंड रोल प्ले. देन रोल प्ले एंड थर्ड इज थॉट रिकॉर्डिंग. सो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग में वी कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू द पर्सन by which he or she can describe his or her feelings. ठीक है, तो किसी एक सिचुएशन को आपने दिया, उस सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा, तो अपनी फीलिंग को उस सिचुएशन से रिलेट करके आपको बताएगा. दैट इज सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग. नेक्स्ट इज इमेजरी रोल प्ले. इमेजरी में आप ये एक्सपीरियंस करवाते हो, उसको फिर से रीलाइव कराते हो सिचुएशन को, क्या हुआ था उसके साथ, क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे, वो आप रीलाइव करवाते हो ताकि आप ऑटोमेटिक थॉट्स और स्कीमास को आइडेंटिफाई कर सको. आप रोल प्ले भी इसमें यूज़ कर सकते हैं. रोल प्ले में आप उन पेशेंट्स में ये रोल प्ले यूज़ करेंगे जहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफरेंस का प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि टर्मिनेशन फेज में कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई भी थेरेपेटिक
एम्पैसिस ना हो, जैसे कि ट्रांसफरेंट काउंटर ट्रांसफरेंस। वहाँ पे आप रोल प्ले में क्या करते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट करके वहाँ पर रोल प्ले के थ्रू पेशेंट की जो ऑटोमेटिक थॉट्स है और स्कीमाज है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। थॉट रिकॉर्डिंग में आप उसको कॉलम के थ्रू अपनी थॉट्स को रिकॉर्ड करने के लिए बोलते हैं। तो जैसे कि 2 कॉलम भी किया जा सकता है, 2 कॉलम बना के या फिर 3 कॉलम बना के। 2 कॉलम में आप क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले जो पर्सन है वो अपनी थॉट, उसको जो जो आई है सिचुएशन से रिलेटेड, सिचुएशन क्या है, फिर दूसरे में वो लिखता है कि उससे रिलेटेड उसको जो थॉट आई है दूसरे कॉलम में। या काफ़ी सारे थेरेपिस्ट 3 कॉलम भी देते हैं, थर्ड कॉलम में ये इंक्लूड करना होता है, ये चीज़ डालनी होती है कि उस जो सिचुएशन हुई, सिचुएशन के बाद जो उसको थॉट आया, थॉट के बाद उसका इमोशन क्या था। ये आता है आपका 3 कॉलम थॉट रिकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप पेशेंट को टास्क देते हो कि आपको पहले आपको बताना है, फिर उसको होमवर्क देना है कि वो जाए और उस चीज़ पे 1 वीक तक इस पे काम करे कि उसको क्या क्या सिचुएशन, कौन कौन सी सिचुएशन में क्या थॉट्स आए और क्या क्या उसका इमोशनल रिस्पॉन्स है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स एंड स्कीमास को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट, मॉडिफाइंग ऑटोमेटिक थॉट्स एंड स्कीमास। अब आपने आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद आप इसमें रिकॉग्नाइज करके कॉग्निटिव टेक्निक्स में ही आता है सेकंड, मॉडिफाइंग ऑटोमेटिक थॉट्स एंड स्कीमास। इसमें सबसे पहले जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स। हमने देखा था कि काफ़ी टाइम क्या होता है, पर्सन एक ही एस्पेक्ट को लेता है, ठीक है, एक ही चीज़, एक ही सोल्यूशन को देता है। तो आप उसको सजेस्ट करेंगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे उसको कि क्या क्या चीज़ें और हो सकती थी ताकि उसको हेल्प मिले उन ऑटोमेटिक थॉट्स और स्कीमा से हटने की, और किस तरीके से सोचा जा सकता है। देन एग्जामिनिंग द एविडेंस। अभी हमने ये गोल्स में भी डिस्कस किया था कि उन प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन एविडेंसेस को एग्जामिन करना। देन डी कैटास्ट्रोफाइजिंग। हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था, कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग होती है। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जो एक पॉइंट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप उसकी वो जो सोचने का तरीका है उसको वैलिडिटी, उस नेगेटिव थॉट को की वैलिडिटी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप ये चीज़ उसको समझाएंगे कि वो जो नेगेटिव थॉट है वो कितनी सही है, वहाँ पे उतना सोचना क्या सही है, उतना ज़्यादा बुरा सोचना क्या सही है या नहीं है, ठीक है। और उसकी जगह में आप उसको न्यू अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज बताएंगे। रीएट्रीब्यूशन। रीएट्रीब्यूशन में क्या है, हर एक जो इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल कोई डिप्रेसिव पेशेंट है, वो नेगेटिव तरीके से ही सोचता है, तो और हर बार वो अपने को ही ब्लेम करता है कि, और हर सिचुएशन में वो नेगेटिव ही सोचता है कि ये जो नेगेटिव हुआ है मेरे साथ ये हमेशा अब ऐसे ही रहने वाला है। तो आप रीएट्रीब्यूशन में क्या कराते हैं, उसको करेक्ट कराते हैं, जो नेगेटिव एट्रीब्यूशन उसके दिमाग में, उस डिप्रेसिव पेशेंट के दिमाग में, उसको रिवर्स करने की, चेंज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है डेली रिकॉर्ड ऑफ डिसफंक्शनल थॉट्स। सो डेली रिकॉर्ड ऑफ डिसफंक्शनल थॉट आपका थॉट रिकॉर्डिंग का आगे का पार्ट है। तो जो थॉट रिकॉर्डिंग में आपने 3 कॉलम बनाए थे, पहले में सिचुएशन कौन सी थी, उस सिचुएशन, सेकंड में लिखा आपने उस सिचुएशन के लिए ऑटोमेटिक थॉट क्या आई, और तीसरे में हमने लिखा कि उस ऑटोमेटिक थॉट के लिए आपका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या था। तो डेली रिकॉर्डिंग में आप इसमें 1-2 कॉलम और ऐड कर देते हैं। 4th कॉलम में आप ये चीज़ उसमें मेंशन करते हैं कि इसकी जगह जो उसका ऑटोमेटिक थॉट आया था उसकी जगह रेशनल कॉग्निशन या थिंकिंग क्या होनी चाहिए थी। अगर वो उसको ध्यान से सोचता तो एक्चुअल में उसके लिए उसकी सोच क्या होनी चाहिए थी। तो वो धीरे धीरे स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा उससे, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस होने लग जाएगी, वो सोचेगा तो उसका वो जो रेशनल कॉग्निशन है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो 4th कॉलम में मेंशन करना है। देन 5th कॉलम में वो ये चीज़ उसमें मेंशन करेगा कि मतलब उसमें उसको रेटिंग देनी होती है 5th कॉलम में, कि जो उसका बिहेवियर, इमोशन था वो कितना कम हुआ है, उसकी इंटेंसिटी उस इमोशन की कितनी मॉडिफाई हुई है आफ्टर रेशनल कॉग्निशन। तो वो उसको 5th कॉलम में मेंशन करना है। लास्ट इसमें एक चीज़, लास्ट पॉइंट नहीं है, दैट इज कॉग्निटिव रिहर्सल। सो कॉग्निटिव रिहर्सल में आप
मेंटल इमेजरी यूज करते हैं, जैसा कि आपने इमेजरी अभी देखा था हमने रिकॉग्नाइजिंग ऑटोमेटिक थॉट्स में। आप इमेजरी यूज करते हो, उसको एक इमेजिन करने के लिए बोलते हो, रिलाइव एक्सपीरियंस करवाते हो आप, ताकि वो दोबारा से उस सिचुएशन को सोचे, एक्सपीरियंस करे। तो यहाँ पे भी आप वही कॉग्निटिव रिहर्सल में भी वैसे ही रिहर्सल कराते हैं और उसको बताते हैं कि किस तरीके से वो उसको वहाँ पे उस सिचुएशन के लिए रिएक्ट करता है या रिएक्ट कर सकता है या उसके लिए सोच सकता है, और उस डिसफंक्शनल कॉग्निशन को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकता है। तो आप ऐसे ही आप उसको होमवर्क्स या असाइनमेंट्स दे सकते हैं ताकि वो इन जो आपने मेथड्स बताया उनको यूज करे। सो दीज आर द कॉग्निटिव टेक्निक्स। नेक्स्ट थर्ड वन इज बिहेवियरल इंटरवेंशन। बिहेवियरल इंटरवेंशन में आप क्यों इसको बिहेवियरल इंटरवेंशन हमने ऐड किया है, क्योंकि हमारी जितनी भी थॉट्स होती हैं, कॉग्निशन होता है, हमारा अफेक्ट होता है, इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, वो कहीं ना कहीं से उसकी वजह से आपका बिहेवियर होता है, इसलिए हमने इस पार्ट को भी इसमें ऐड किया है। तो बिहेवियरल इंटरवेंशन में फर्स्ट आता है एक्टिविटी स्केड्यूलिंग। एक्टिविटी स्केड्यूलिंग में आप क्या कर सकते हैं कि उसको बोला कि जितनी भी वो एक्टिविटीज कर रहा है उसको टाइमली मॉनिटर करे या कहीं पे उनको नोट करे, लॉग करे और रेट करे कि कितने अच्छे तरीके से वो काम हुआ है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे उसको देख सकता है कि उसने एक दिन ज़्यादा अच्छे से नहीं किया, दूसरे दिन थोड़ा बेटर हुआ, तीसरे दिन बेटर हुआ नहीं हुआ, वो चीज़ें चेक कर सकता है और इसको रेट 0 to 10 के स्केल में कर सकता है। अच्छा हुआ तो 10 कर दिया, कम हुआ तो फिर 9, 8, 7, 6 उसके अकॉर्डिंग कर दिया। नेक्स्ट इज ग्रेडेड टास्क असाइनमेंट। तो कोई टफ टास्क है जिसको मान लो पेशेंट नहीं कर पा रहा था, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो आप क्या कर सकते हो, उस टास्क को छोटे छोटे सिचुएशंस में डिवाइड कर सकते हैं, उन छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। उन सब टास्क के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा टाइम इंटरवल टास्क के बीच में दे सकते हैं, और जब भी एक टास्क कंप्लीट हो रहा है उसका कहीं ना कहीं से उससे सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा और जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स थी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है बिहेवियरल रिहर्सल। ये कॉग्निटिव रिहर्सल के साथ ही किया जाता है। तो आप इसमें क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रोल प्ले आप इसमें बताते हो कि किस तरीके से बिहेव करना है किसी भी सिचुएशन में। नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन में आप जब भी ऑटोमेटिक थॉट्स को आ रही है वो आपको इंडिकेट करेगा या आप उसको बताएंगे ऑटोमेटिक थॉट आने पे आपको किस तरीके से अपने को डाइवर्ट करना है। देन लास्ट इज मिसलेनियस टेक्निक्स। मिसलेनियस टेक्निक्स में आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के लिए इंकरेज कर सकते हैं, असर्टिव ट्रेनिंग के लिए इंकरेज कर सकते हैं, रोल मॉडलिंग के लिए इंकरेज कर सकते हैं, सोशल स्किल ट्रेनिंग को यूज करने के लिए पर्सन को बोल सकते हैं। इसमें थॉट स्टॉपिंग टेक्निक भी यूज की जा सकती है। So these are the techniques of cognitive therapy. Now we'll see the role of nurse in cognitive therapy. So role of nurse है mainly जितने भी steps हैं, जितने भी process है उनको effectively करना, patient के जितने भी automatic thoughts हैं उनको अच्छे से identify करके उनके लिए interventions लेना, जितना possible हो सकता है cognitive therapy को useful बनाना, ताकि जो पेशेंट है वो अपने कॉग्निशन को करेक्ट कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए इसमें नर्स में, एंड ऑल्सो नर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड रोल मॉडल फॉर द पेशेंट। थैंक यू।